हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 20 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आगामी हर परीक्षा में पूछे जाने की उनकी संभावना रहती है। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर जीके के क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन का उसमें जीके का पोर्शन भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, अगर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट दिवस रहता है तो वो क्वेश्चन जरूर कवर किया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहता है वो दिवस से है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस डे कब मनाया गया, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस डे ये कब मनाया जाता है या कब मनाया गया। ए ऑप्शन है 12 सितंबर, बी ऑप्शन है 17 सितंबर, सी ऑप्शन है 19 सितंबर और डी ऑप्शन है 21 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्म्ड फोर्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं आर्म्ड फोर्स डे, और ये कब मनाया जाता है, ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। डिटेल में हम अगर बात करें तो हर साल 19 सितंबर को दक्षिण अमेरिका में स्थित जो देश है चिली, उस देश में आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर मतलब ऑल ओवर मतलब कि ऑल वर्ल्ड में ये नहीं मनाया जाता है, बल्कि जो दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, इस देश में ये आर्म्ड फोर्सेस डे जो है वो मनाया जाता है। बात करें चिली में, इस दिन को डाया डी लाइस ग्लोरियस डी इजरसीटो के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये चिली की भाषा में, वहाँ की जो लैंग्वेज है उस भाषा में इस देश को इस दिवस को इस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सेना की महिमा का दिन। यानी कि ऐसा दिन जिसमें जो सेना है, जो आर्म्ड फोर्स है, उसकी महिमा के बारे में, उसकी क्या कुछ योग्यताएं होती हैं, उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में, और जो भी फोर्सेस कार्य करती हैं उन सभी के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए जो दिवस है यह मनाया जाता है। इसीलिए इसका जो अर्थ है वो है सेना की महिमा का दिन, यानी ऐसा दिन जिस दिन हम जो सेना होती है उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, लोगों तक सेना की जो बातें होती हैं वो पहुंचाते हैं। 19 सितंबर को आर्म्ड फोर्स डे मनाए जाने की जो घोषणा है वह 1915 में हुई थी। यानी कि 1915 में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 19 सितंबर को आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जाएगा। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो एक देश है चिली, ये वहाँ पर 19 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्राथमिक PHC में आयु सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। यानी कि शहरी प्राथमिक जो PHC है, यानी कि PHC है, इसमें आयुष सुविधा यानी आयुष जो सुविधा है, आयुष मंत्रालय जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा उपलब्ध हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन, जिसमें आयुष जो होता है इसका फुल फॉर्म ए फॉर होता है आयुर्वेदा, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी चिकित्सा, एस फॉर सिद्ध चिकित्सा और एच फॉर होम्योपैथी। यानी कि ये सभी जो मेडिसिन होती हैं इन सभी को मिला करके ये आयुष बना हुआ है। यानी कि आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, ये सभी मिल करके ये आयुष का निर्माण करते हैं। आयुष जो होता है ये बना हुआ है। तो आयुष विभाग यानी आयुष की जो दवाइयाँ होती हैं या आयुष की जो सेवाएं हैं, ये जारी करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश बन गया है। तो शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनमें आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं। यानी कि जो टोटल 328 प्राथमिक केंद्र हैं मध्य प्रदेश में, उनमें सभी आयुष सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के
1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 आयुष सुविधा उपलब्ध हैं। यानी कि शहरी की बात की जाए तो 328 और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनमें ये आयुष सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं। बात करें 295 की संख्या के साथ उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पर है, यानी कि 295 जो हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ उड़ीसा पहले स्थान पर है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश आया है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हम लोकेशन जानते हैं, ये आप भारत के नक्शे में ये मध्य प्रदेश देख सकते हैं। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का अलग से मैप बना हुआ है, मध्य प्रदेश ये देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कैपिटल की तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है वो होती है भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो है मोहन लाल यादव, यानी मोहन यादव जी हैं, वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीके से रिलेटेड, इसके भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? यानी कि जो मतदाता हैं वो सभी स्तरों पर अब न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे और इसकी अनुमति देने वाला जो पहला देश है वो कौन बना है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है मैक्सिको और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्सिको जो देश है ये पहला ऐसा देश बन गया है जो कि मतदाता जो होंगे वो सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे। ऐसी अनुमति मैक्सिको देश के द्वारा दे दी गई है। अगर हम डिटेल में बात करें यहाँ पर तो अगर देखा जाए मैक्सिको न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश मैक्सिको बन गया है। यानी कि मैक्सिको में जो न्यायाधीश चुने जाएंगे इनके लिए चुनाव होगा और चुनाव के द्वारा प्रॉपर तरीके से जो न्यायाधीश होंगे वो चुने जाएंगे। ऐसा निर्णय कब आया है? तो 11 सितंबर 2024 को यह निर्णय जारी हुआ और यह जो निर्णय है वह प्रदर्शनकारियों द्वारा उच्च सदन में घुसने के बाद लिया गया तथा इस मुद्दे पर बहस भी स्थगित कर दी गई। यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे वहाँ के जो कि मांग कर रहे थे कि उच्च सदन में वो घुसे, वहाँ पर कई सारे जो बहस थी वो स्थगित भी कर दी गई और इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया कि जो मैक्सिको में न्यायाधीश हैं उनका जो चुनाव होगा लोकप्रिय चुनाव होगा और चुनाव के बाद ही जो न्यायाधीश होंगे उनको चुना जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ? यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद का जो महिला अंडर 19 एशिया कप है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलेशिया के कुआलालंपुर में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ किया गया है। आप यहां पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में, एशियन क्रिकेट काउंसिल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है 9 सितंबर 2024 को कुआलालंपुर मलेशिया। आप यहां पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में भी। अगर हम डिटेल में बात करें तो एशियाई क्रिकेट परिषद ने कुआलालंपुर में ACC कार्यकारी बोर्ड की जो बैठक है उसमें महिला अंडर 19 T20 एशिया कप के उद्घाटन संस्करण की घोषणा की गई। यानी कि जो महिला अंडर 19 T20 एशिया कप है इसका उद्घाटन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। यह निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित ACC की जो कार्यकारी बोर्ड की जो बैठक हुई उसके दौरान लिया गया, जिसमें जो अध्यक्ष हैं जय शाह जी भी वहां पर मौजूद रहे। और अगर हम बात करें महिलाओं की अंडर 19 एशिया कप प्रतिस्पर्धा 2 वर्षों में आयोजित होगी, ऐसा भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं के जो अंडर 19 ये एशिया कप होगा, इस प्रतिस्पर्धा होगी, ये 2 वर्षों में आयोजित की जाएगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है युगांडा और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरू देश के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके अल्बर्टो फुजिमोरी, इनका जो है निधन अभी हाल ही में हो गया है, इनका अभी निधन हो गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है अल्बर्टो फुजिमोरी। तो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
कारण जो बताया जा रहा है कि इनको कैंसर था और इस कैंसर की वजह से ही इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी जो पुत्री हैं, यानी इनकी जो डॉटर हैं, बेटी हैं, केइको फुजिमोरो, इन्होंने यह जो सूचना है वो एक्स प्लेटफॉर्म हैंडल पर दी कि जो इनके पिता हैं पूर्व राष्ट्रपति पेरू के अल्बर्टो फुजिमोरो, इनका अभी निधन हो गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और डी ऑप्शन है अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया हुआ है। अगर हम डिटेल में यहाँ पर बात करें तो ये वात्सल्य लॉन्च ऑफ एनपीएस वात्सल्य स्कीम बाय श्रीमती निर्मला सीतारमण कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 18 सितंबर 2024 को। अगर हम डिटेल में और ज़्यादा बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। ये 18 सितंबर 2024 को ये जो योजना है, इस योजना का शुभारंभ किया गया। एनपीएस जो वात्सल्य योजना है, इसमें माता पिता को 1000 रुपये वार्षिक निवेश करके बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि एनपीएस वात्सल्य योजना में क्या होगा, जो माता पिता होंगे वो 1000 रुपये वार्षिक, यानी कि एक साल में 1000 रुपये वार्षिक उनको निवेश करने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक जो धन होगा उसको सुनिश्चित या उसको इकट्ठा करने की यह सुविधा प्रदान करेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जाफर हसन को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि जो जाफर हसन हैं, ये अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है जॉर्डन, सी ऑप्शन है सीरिया और डी ऑप्शन है कुवैत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्डन देश के अभी हाल ही में जाफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्डन देश का, यानी जॉर्डन देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो जाफर हसन बन करके आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में, ये जाफर हसन हैं और यही अभी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जॉर्डन के जो राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, इन्होंने जाफर हसन को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। बिसर जो खासावानी हैं इनका स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बिसर खासावानी, ये इनके स्थान पर आए हुए हैं जाफर हसन। जो जाफर हसन हैं, इनको फिलिस्तीनियों का समर्थन सुनिश्चित करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और जॉर्डन की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। यानी कि फिलिस्तीनियों का जो समर्थन सुनिश्चित किया, लोकतंत्र को मजबूत किया है और जॉर्डन की जो आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने जो कार्य किया, जो निर्देशित किया है, इसके लिए इन्हें चुना गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसएसबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी एसएसबी में सशस्त्र सीमा बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है राजीव गौबा, बी ऑप्शन है अविनाश कुमार, सी ऑप्शन है अमृत मोहन प्रसाद और डी ऑप्शन है आशीष गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृत मोहन प्रसाद जी को एसएसबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी दे सकते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं अमृत मोहन प्रसाद, इनको सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी के नाम से जानते हैं, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कब? इनकी नियुक्ति 13 सितंबर 2024 को हुई और ये ओडिशा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ये वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। यानी कि वर्तमान में सीआरपीएफ में पोस्ट हैं और अभी हाल ही में इनको एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया? यानी कि अभी जो भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन थी, इसका अभी नाम चेंज हुआ है और नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो ए ऑप्शन है तेजस एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है नमो भारत रैपिड रेल, सी ऑप्शन है नमो रेल और डी ऑप्शन है बाघा एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत की पहली वंदे मेट्रो है इसका नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आगे डिटेल में बात करें, सबसे पहले हम आर्टिकल में बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन हैज़ बीन रीनेम्ड एज नमो भारत रैपिड रेल, यानी कि इसका जो नाम है वो नमो भारत
नमो भारत रैपिड रेल के नाम से इसका नाम कर दिया गया है। पहले इसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता था। अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत की जो पहली वंदे मेट्रो है, इस ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया, जिसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर को भुज रेलवे स्टेशन से वर्चुअली तरीके से यानी ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 16 सितंबर को भुज रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। बात करें यहाँ जो नमो भारत रैपिड रेल है, ये भुज से अहमदाबाद तक 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। यानी कि भुज से अहमदाबाद तक की जो दूरी है 359 किलोमीटर, ये सिर्फ 5 घंटे और 45 मिनट में तय कर लेगी और नाम बदल के कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद यानी MSDC कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा राज्य में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की जो बैठक है ये संपन्न हुई है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल में बात करें तो मैरीटाइम स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल और इसकी जो बैठक है गोवा में हुई। तो समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC गोवा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। संस्करण इस बार का जो था वो 20वां संस्करण था। इसे 2 दिवसीय कार्यक्रम में यानी कि इसका जो ये बैठक हुई ये 2 दिवसीय थी। तो इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। यानी कि 80 से अधिक जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन मुद्दों का समाधान इस बैठक में किया गया और इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचा का जो आधुनिकीकरण है, कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, स्थिरता बनी रहे और जो बंदरगाह हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार से रखी जाए, इन सभी मुद्दों पर बात की गई, इन सभी मुद्दों का समाधान किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो और हमारे द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।